साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग समसामयिकी घटनासार करंट वार्षिकी 2023, जिसमें अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग शुरुआत में जो है इसके जो अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी, जिसमें पॉइंटर फॉर्म में पूरी किताब का निचोड़ दिया गया जाता है, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब उससे आगे जो विस्तृत फॉर्म में करंट अफेयर को दिया गया है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी से। इसमें पहला है, भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची से जोड़ा गया। तो यहाँ शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अनंतिम मतलब अभी पूरी तरीके से नहीं जोड़ा गया, ये अनंतिम सूची में मतलब अर्थात अस्थायी रूप से जोड़ा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के अनुसार भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में दिसंबर 2022 में जोड़ा गया। ये 3 स्थल कौन से हैं? इसमें पहला है सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात के मोढेरा में है, तो गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर और इसके आसपास के स्मारक। दूसरा है वडनगर, वडनगर ये भी गुजरात में है। यह एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर है गुजरात का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म स्थान भी है। इसके अतिरिक्त उन्नाकोट्टी रेंज जो है, उन्नाकोट्टी जिला त्रिपुरा की एक रॉक कट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन 3 स्थलों को जोड़ा गया है। देखिए, इन स्थलों के अतिरिक्त भारत के पास वर्तमान में यूनेस्को की अंतरिम सूची में 52 स्थल हैं। 2022 में अब तक 6 भारतीय साइटों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। भारत में 40 स्थल ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा अब तक विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है जिन पर प्रत्येक राज्य पार्टी नामांकन के लिए विचार करना चाहती है, और यह भारत की विशाल प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत विविधता का पर प्रकाश डालती है। अब कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिन 3 स्थलों को शामिल किया गया उनके बारे में। तो गुजरात के मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, ये सूर्य देव को समर्पित है और रूपन नदी की सहायक नदी पुष्पावती नदी के बाएं किनारे पर, ध्यान रखिएगा, बाएं किनारे पर स्थित है। यह जो है सोलंकी शैली का पूरी तरह से चित्रण करता है। ये जो मंदिर है सोलंकी शैली में है, और पूर्वमुखी यह मंदिर चमकीले पीले पलुआ पत्थर से निर्मित है। वडनगर की बात करें तो गुजरात के मेहसाणा जिले में यह एक नगर पालिका है। यह एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर है जो 2700 से अधिक वर्षों से लगातार बसा हुआ है और लगभग 8वीं शताब्दी बीसी से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, उन्नाकुट्टी की बात करें। उन्नाकुट्टी गढ़ी हुई अंकोरवाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इसे कहते हैं। त्रिपुरा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली शैव राख मूर्तियों की एक श्रृंखला है। यह शैव उपासना से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। आगे बात करते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 के बारे में। तो दिसंबर 2022 में अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जारी साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन की वैश्विक रैंकिंग में 2010 से 7वें स्थान से, 2010 में 7वें स्थान पर था, वहां से अपने स्थान रैंक को सुधार करके 2020 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है, यह एक स्वतंत्र यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है। भारत वर्तमान में जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की संख्या के लिए दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त 2022-23 की तुलना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 2023-24 के अगले केंद्रीय बजट में वित्त पोषण में 20% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार है। आगे बात करते हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों के गठन का। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के साथ 6 विधानसभा और एक लोकसभा उपचुनाव 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2022 के बीच निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए। और इसके बाद यदि गुजरात में देखें, गुजरात प्रदेश में 68 और हिमाचल प्रदेश में 68 और गुजरात में 182 विधानसभा सीटें रही हैं, मतलब इनके लिए चुनाव हुआ। चुनाव परिणामों के बाद गुजरात में 7वीं बार भाजपा रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। यहां पर भाजपा 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 156 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर रही है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर जीत पाई है। हिमाचल प्रदेश में जो है कुल 68 सीटों की विधानसभा रही, जिसमें 40 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती है और भाजपा 25 सीट जीत पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी
का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। इसके अतिरिक्त देखिए, गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में देखिए, गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग हुई है और हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में हुआ है। तो गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को सभी 68 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराए गए हैं। और ध्यान दीजिए, गुजरात में जो बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो यह किसी भी पार्टी की गुजरात में मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पूर्व माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 1985 के चुनाव में कांग्रेस को राज्य विधानसभा में रिकॉर्ड 149 सीटें मिली थी, जबकि इस बार इन्हें बीजेपी को 156 सीटें मिली हैं। आगे देखते हैं। देखिए, बीजेपी ने राज्य में अब तक के सबसे अधिक 52.5% वोट जो है वो हासिल किए हैं और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो गुजरात की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, गुजरात में जो है भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार का गठन कर रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ग्रहण की है। और इनको शपथ किसने दिलाई है? यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। और इनके साथ जो है मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य के डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है। आगे बात करते हैं। असमिया संस्कृत की पहचान गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। असमिया संस्कृत और पहचान की प्रतीक गमोचा को 2017 के प्रारंभिक आवेदन के 5 साल बाद केंद्र सरकार द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग मुख्य रूप से एक उत्पाद है जो एक निश्चित भौगोलिक स्थान में उत्पन्न होता है, चाहे वह एक निर्मित उत्पाद जैसे कि हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान हो या प्राकृतिक उत्पाद या कोई कृषि उत्पाद हो, जैसे कोई फल वगैरह हो। असमिया गमोचा एक हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा होता है, जैसे तौलिया होती है उस प्रकार के, जिस पर लाल बॉर्डर और विभिन्न डिजाइन और रूपांकन होते हैं। गमोचा या गमोसा, जिसमें गा का अर्थ होता है शरीर और मोसा का अर्थ होता है पोछना, मतलब शरीर को पोछने वाला कपड़ा या तौलिया कह सकते हैं, जो दैनिक गतिविधियों के लिए असमिया घरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह एक प्रीमियम सामग्री से भी बना है, जैसे पारंपरिक असमिया पाट, रेशम और विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। देखिए, असम में बिहू त्योहार के दौरान प्रस्ताव के लिए बने गमोचा को बिहुवन के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ ही तेलंगाना के तंदूर, रेडग्राम और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के खुबानी की एक वैरायटी को केंद्र सरकार द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 14 दिसंबर 2022 को बताया कि अब भारत में जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की कुल संख्या 432 हो गई। कितनी होगी? 432 हो गई है। पीएसएलवी C-54 द्वारा 9 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसरो ने अपने विश्वसनीय रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी की सहायता से 26 नवंबर 2022 को ओशियन सैट 3 सहित 9 उपग्रहों, मतलब ओशियन सैट 3 सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर उनकी कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। साल 2022 के लिए यह इसरो का 5वां और आखिरी मिशन था। पीएसएलवी C-54 ने ओशियन सैट श्रृंखला के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को पृथ्वी से 742 किलोमीटर ऊंचाई पर उसकी कक्षा में प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद स्थापित किया है। देखिए, यह मिशन इसलिए विशेष रहा क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपित किए। इसमें ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर OCT उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पीएसएलवी का 56वां और पीएसएलवी एक्सेल का प्रारूप का 24वां मिशन था। प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों में इसरो के पृथ्वी अवलोकन 06 उपग्रह के अलावा बेंगलुरु आधारित पिक्सल द्वारा निर्मित आनंद, हैदराबाद के ध्रुव स्पेस द्वारा निर्मित थाईबोल्ट 1 और 2 एवं एस्ट्रोकास्ट के 4 छोटे उपग्रह तथा भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित INS 2B उपग्रह शामिल है। देखिए, सिएटल स्थित एस्ट्रोकास्ट के रूप में तकनीकी प्रदर्शन के लिए अमेरिका की सिएटल स्थित स्पेस फ्लाइट इंक की ओर से 4 उपग्रह भेजे गए। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक में उपयोग होंगे। इसके अतिरिक्त ओशियन सैट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह 06 जो है
ये 1117 किलो वजनी है। इसकी परिकल्पना समुद्र विज्ञान, जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए समुद्र के रंग, समुद्र की सतह के तापमान और पवन वेक्टर डेटा का निरीक्षण करने के लिए की गई है। यह उपग्रह क्लोरोफिल, समुद्री सतह का तापमान और हवा की गति तथा भूमि आधारित भूभौतिकीय मापदंडों का उपयोग करके संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्रों जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का भी समर्थन करता है। नैनो उपग्रह 2INS-2B की बात करें तो इस मिशन में भूटान का नैनो सैटेलाइट INS-2B शामिल है। यह 18.28 किलो वजनी है। इसमें दो उपकरण नैनो MX और APRS DG पीटर जैसे DITI भी जिसे जिसे DITI भी कहा जाता है, ये दो उपकरण इसमें लगे हुए हैं। नैनो एमएक्स अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC द्वारा विकसित एक मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड है। इन्हें भूटान और बेंगलुरु के UR राव उपग्रह केंद्र ने तैयार किया है। यह देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए भूटान को उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रदान करेगा। वहीं आनंद और थाईबोल्ट के बारे में बात करें तो 16.51 किलो का आनंद पिक्सल कंपनी का 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड नैनो उपग्रह है, जो व्यावसायिक उपग्रह क्षमता व तकनीक के प्रदर्शन के लिए भेजा गया है। वहीं स्टार्टअप ध्रुव हैदराबाद स्पेस के दो उपग्रह थायोबोल्ट 1 और 2 भी मिशन में शामिल किए गए थे, जिनका कुल वजन 1.45 किलो रहा है। थायोबोल्ट जो है एक 0.5 अंतरिक्ष यान बस है, जो एक वर्ष के न्यूनतम जीवन काल के साथ अपने स्वयं के ऑर्बिटल डिप्लॉयर का उपयोग करता है। भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का सफल प्रक्षेपण की बात करें तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में 18 नवंबर 2022 को नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट जिससे उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, विक्रम-S को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। इसमें 2 घरेलू और एक विदेशी उपभोक्ता के 3 पेलोड को ले जाया गया। इस प्रक्षेपण से भारत का नाम अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो निजी कंपनियों के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजते हैं। देखिए, विक्रम एस रॉकेट को 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने बनाया है। रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर उड़ान इसने भरा है। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए इस रॉकेट का नाम विक्रम-S रखा गया है। विक्रम-S ने 2 घरेलू व एक विदेशी ग्राहक के 3 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया, जिसमें शामिल है चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप एन स्पेस टेक और आर्मेनियाई स्टार्टअप बाजूमक्यू स्पेस रिसर्च लैब के छोटे हल्के उपग्रह। देखिए, पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट विक्रम-S एक चरणीय सब ऑर्बिटिकल तथा 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जो कलाम 80 प्रणोदन प्रणाली संचालित है। स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम रॉकेट के 3 संस्करणों पर कार्य कर रहा है। अप्रैल 2023 तक एक अन्य स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस अपने निजी रॉकेट अग्निवाण का प्रक्षेपण करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है विक्रम-S प्रक्षेपण के लिए। देखिए, विक्रम-S जो है प्रक्षेपण के बाद 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। यह 6 मीटर लंबा यह रॉकेट दुनिया के पहले ऐसे रॉकेट में शामिल है जिसमें घुमाव की स्थिरता के लिए 3D प्रिंटेड ठोस प्रक्षेपक लगे हुए हैं। और ये जो हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस है, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और यह अंतरिक्ष में कदम रखने वाला देश का पहला स्टार्टअप बन गया। कौन सा? हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस। पीएम मोदी ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, कब किया है? 8 नवंबर 2022 को। वर्ष 2023 की G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, जिसके लिए ये कार्यक्रम किया गया। देखिए, G20 2023 की थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की और इस वैश्विक संगठन के लिए भारत की अध्यक्षता जो है 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर के 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकों की अध्यक्षता करेगा। G20 का लोगो भारत के नेशनल फ्लैग से प्रेरित है, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग शामिल है। इस लोगो में भारत का नेशनल फ्लावर कमल लोटस को अर्थ प्लैनेट के
साथ दर्शाया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। वहीं लोगों के नीचे दीप देवनागरी लिपि में भारत लिखा है, जो पृथ्वी पर जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दिखाता है। और लोगों में कमल की 7 पंखुड़ियों का भी अलग महत्व है, जो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही यह संगीत की 7 सुरों की संख्या को भी दर्शाती है। जो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। यह है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी की वेबसाइट www.G20.in को भी पीएम मोदी ने लॉन्च किया। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप G20 इंडिया भी जारी किया गया है। भारत जर्मनी के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता ये जो हुआ है 5 दिसंबर 2022 को, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की। जर्मनी के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई जब G7 और यूरोपीय संघ के देशों द्वारा रूस से $60 प्रति बैरल की कीमत से अधिक मूल्य पर तेल खरीदने वाले देशों से शिपिंग एवं बीमा सेवाओं को वापस लेने के लिए ऑयल प्राइस कैप यानी तेल की कीमतों की सीमा निर्धारित करने संबंधी योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, दोनों देशों के बीच वार्ता के बाद भारत और जर्मनी ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के में लोगों के लिए अनुसंधान, अध्ययन और काम के लिए यात्रा को आसान बनाना है। देखिए, भारत और जर्मनी के बीच के द्विपक्षीय संबंध साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन है? जर्मनी है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। देखिए, जर्मनी जो है भारत को विकास परियोजनाओं में प्रतिवर्ष 3 बिलियन यूरो का सहयोग देता है, जिसमें से 90% जलवायु परिवर्तन से मुकाबले और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य में काम आता है। जर्मनी महाराष्ट्र में 125 मेगावाट क्षमता के एक विशाल सौर संयंत्र के निर्माण में भी सहयोग कर रहा है, जो 1,55,000 टन वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत करेगा। क्या है G7 की तेल मूल्य सीमा? तो देखिए, यह यूरोपीय संघ की G7 और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रूस से कच्चे तेल की खेप या शिपमेंट की कीमत सीमा तय करने की योजना है, जो अभी के लिए $60 प्रति बैरल आंकी गई है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। भारत का जो इसके लिए पक्ष है, छोड़िए इसको, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची के बारे में 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह और नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर उन 6 भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने इस सूची में जगह बनाई। तो मतलब 100 जो सबसे शक्तिशाली महिलाएं, इसमें भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, तो 6 महिलाओं में नंबर 1 पर जो है भारत की तरफ से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंक है वो 36वें स्थान पर निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार इसमें इस सूची में अपनी जगह बनाई है। और इसके बाद जो है HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडार मल्होत्रा, ये इनकी रैंक 53 है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, ये इनकी रैंक 54 है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन शोमा मोंडल की 67 है। ठीक है, फोर्ब्स की सूची में किरण मजूमदार शाह 72वें नंबर पे हैं, जबकि फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर हैं। और नंबर 1 पर कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 19वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरे स्थान पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। देखिए, फोर्ब्स 100 सूची में ईरान के जीना महशा अमीनी ने मरणोपरांत प्रभावशाली जगह बनाई है। सितंबर में उनकी मृत्यु ने इस्लामिक राष्ट्र में अपने अधिकारों के लिए एक अभूतपूर्व महिला नेतृत्व वाली क्रांति को जन्म दिया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को मिली है। तो भारत 21 नवंबर 2022 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता प्राप्त करने में सफल रहा है। भारत इसकी अध्यक्षता किससे प्राप्त की? फ्रांस से प्राप्त की, जो वर्तमान में इस पहल का अध्यक्ष है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। भारत को 2022-23 सत्र के लिए इसकी मेजबानी मिली है, अध्यक्षता मिली हुई है। आगे इसमें देखते हैं। देखिए, सत्र जो है 2022-23 संचालन समिति के लिए 5 सीटें जापान, फ्रांस,
भारत, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास रहेंगी। जीपीआई पहल को आर्टिफिशियल जीपीएआई पहल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को मदद करने और मानव केंद्रित विकास की पहल को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। इसकी स्थापना 15 जून 2020 में की गई थी। इस पहल के 25 देश जो हैं वो सदस्य हैं। इन देशों में ध्यान रखिएगा, चीन और पाकिस्तान नहीं है। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। यूनेस्को ने दिसंबर 2020 में इसके पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में साझेदारी की थी। ओईसीडी जीपीएआई के सचिवालय की मेजबानी करता है, साथ ही इसे शासी निकायों और गतिविधियों का भी संचालन करता है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भारत के 2 अन्य समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया है? अक्टूबर 2022 में दिया गया है, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के भारत के प्रयासों के तहत। तो ये जो देखिए, समुद्र तटों को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE ने ब्लू फ्लैग बीच के रूप में प्रमाण प्रदान किया। ये 2 कौन से हैं? इनमें लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी बीच व कदमत बीच शामिल हैं। इनमें थुंडी बीच लक्षद्वीप के सबसे मौलिक और सुरम्य समुद्र तटों में से एक है, जबकि कदमत समुद्र तट जो है विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों में लोकप्रिय है, जो जल क्रीड़ा के लिए द्वीप पर आते हैं। वर्तमान में इन 2 समुद्र तटों को मिलाकर देश में ब्लू बीचेस की संख्या 12 हो गई है। इसमें 8 समुद्र तटों को अक्टूबर 2020 में तथा 2 अन्य समुद्र तटों को सितंबर 2021 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया था। सितंबर 2021 में जिन 2 को दिया गया था, उनमें एक था तमिलनाडु स्थित कोवलम बीच तथा दूसरा था पुडुचेरी स्थित ईडन बीच। देखिए, ब्लू फ्लैग का यह प्रमाण डेनमार्क के पर्यावरणोन्मुखी गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा उन्हीं समुद्र तटों को दिया जाता है जो साफ सुथरे होने के साथ विभिन्न हर तरह से सुरक्षित होते हैं। इनमें 33 विभिन्न मानक शामिल किए जाते हैं। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त भारत के जो 12 समुद्री तट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा का गोल्डन तट है, गुजरात का शिवराजपुर, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा है, कर्नाटक का पादुबिद्री व कासरकोड है, अंडमान निकोबार का राधानगर है, दमन दीव का घोघला है, तमिलनाडु का कोवलम है, पुडुचेरी का ईडन है तथा लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी व कदमत तट हैं। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LBM-3 M2 की पहली वाणिज्यिक उड़ान के बारे में, तो 23 अक्टूबर 2022 को देश में ही विकसित अत्याधुनिक व भारी रॉकेट LBM-3 M2 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, पुराना नाम इसका GSLV M2 रहा है, के द्वारा वनवेव कंपनी के 36 उपग्रहों को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में निचली कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। LBM की यह उड़ान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से संपन्न हुई है। वनवेव एक ब्रिटिश कंपनी है जिसमें भारत की भारतीय एंटरप्राइज प्रमुख निवेशक एवं साझेदार हैं। वनवेव के 36 उपग्रहों का LBM-3 M2 के द्वारा प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड व इसरो के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसके द्वारा देश के सबसे भारी व शक्तिशाली रॉकेट LBM-3 M2 ने वैश्विक व्यावसायिक बाजार में प्रवेश किया है। वर्ष 2023 में LBM-3 द्वारा 36 वनवेव उपग्रहों का एक और सेट इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। LBM-3 3 चरणों वाला व्हीकल है जिसमें 2 ठोस मोटर स्टेप ऑन तरल प्रणोदक कोर स्टेज और एक क्रायोजेनिक स्टेज है। देखिए, गौरतलब है कि इसरो ने वनवेव LEO लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को लॉन्च करने हेतु लंदन स्थित नेटवर्क एसोसिएटेड लिमिटेड के साथ 2 लॉन्च सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अतिरिक्त देखिए, GSLV मार्क 3 का नाम बदल करके क्या किया गया है? LBM-3 कर दिया गया है। इसरो ने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया है। LBM रॉकेट का उपयोग भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भी किया जाएगा। LBM-3 के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसरो के सबसे भारी रॉकेट LBM-3 M2 जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 की यह पहली वाणिज्यिक उड़ान थी। GSLV MK3 का यह पहला बहुउपग्रह लॉन्च मिशन था। साथ ही लो अर्थ ऑर्बिट के लिए भी यह पहला मिशन था। 5796 किलोग्राम पेलोड वाला यह भारत का पहला रॉकेट था।
वन वेब का यह 14वां प्रक्षेपण था, किंतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के साथ यह पहली ही साझेदारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पुरस्कारों के बारे में बात करें तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण 1 अक्टूबर 2022 को किया गया। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार फिर से देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। यह लगातार छठा वर्ष है जब इंदौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वच्छता के इन पुरस्कारों का वितरण जनसंख्या के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में किया जाता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार इंदौर को जहां दिया गया, वहीं सूरत दूसरे नंबर पे और नवी मुंबई तीसरे नंबर पे रहा है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र के पचगनी को मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ के पाटन तथा तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र के ही कराड़ का रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में स्वच्छतम कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार इस वर्ष महाराष्ट्र के देवलाली को दिया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात का अहमदाबाद, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का महू रहा है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार हरिद्वार उत्तराखंड को, जबकि दूसरे स्थान पर वाराणसी, तीसरे पे उत्तराखंड का ऋषिकेश रहा है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा के किनारे बसे शहरों में पहला स्थान बिजनौर का रहा है। इसके पश्चात दूसरे पे कन्नौज, तीसरे पे गढ़मुक्तेश्वर रहा है। राज्यों के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला, जबकि दूसरा पुरस्कार दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे पे महाराष्ट्र, जबकि इस श्रेणी का पहला स्थान जो है पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का था, इस बार मध्य प्रदेश का है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया, दूसरे स्थान पर झारखंड, तीसरे पे उत्तराखंड है। कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग 2018 से शुरू की गई, जिसमें इंदौर को देश के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग प्रदान की गई, जबकि सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा व तिरुपति को 5 स्टार रेटिंग इस वर्ष की गई है। देखिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण का यह लगातार 7वां वर्ष था। ऐसा पहला सर्वेक्षण जो है 2016 में किया गया था, जिसमें 73 शहरों को शामिल किया गया था। वहीं 2022 के इस सर्वेक्षण में शामिल शहरों की कुल संख्या कितनी रही है? 4355 रही है। 4355 रही है। आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के बारे में। तो अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के समीप स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को किया। इस हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में रखी गई थी। तो देखिए होलोंगी स्थित इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम पहले होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ही था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से विकसित इस एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया था। यह नाम सूर्य अर्थात डोनी व चंद्रमा अर्थात पोलो के प्रति राज्य के लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में यह पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। राज्य में 2 लैंडिंग ग्राउंड तेजू और पासीघाट पहले से कार्यरत हैं। देखिए डोनी पोलो हवाई अड्डे को मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों की कुल संख्या 16 हो जाएगी, जबकि 2014 में यह संख्या 9 थी। नागपुर मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया। महा मेट्रो जो महाराष्ट्र में नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को लागू कर रही है, ने नागपुर में एक कॉलम पर हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट जो कि 3.14 किलोमीटर लंबा है का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। इस उपलब्धि का जो प्रमाण पत्र है वो 7 दिसंबर 2022 को नागपुर मेट्रो को मिला है। इस डबल डेकर वायडक्ट को इससे पूर्व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एशिया की सबसे लंबी संरचना के रूप में दर्ज कराया जा चुका है। इसे दुनिया में किसी भी मेट्रो रेल प्रणाली पर सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट माना जा रहा है, जिसके 3 स्टेशन छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर है। नागपुर में वर्धा रोड पर त्रिस्तरीय परिवहन व्यवस्था है यह, ठीक है। देखिए वायडक्ट क्या है? एक प्रकार का लंबा पुल या पुलों की एक श्रृंखला होती है जो सामान्यतः समुद्र तटों की एक श्रृंखला या आच्छादित टावरों के बीच इसका फैलाव किनारों से होता है। वायडक्ट का उद्देश्य पानी, घाट या किसी अन्य सड़क पर पुल का निर्माण करना है ताकि उस पर सड़क या रेलवे ट्रैक बनाया जा सके। आगे इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है।
मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार को यूनेस्को की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार से 26 नवंबर 2022 को सम्मानित किया गया। यूनेस्को की जूरी ने इस संग्रहालय को ऐसी परियोजना के रूप में चुना है जिससे विश्व धरोहरों के संरक्षण के लिए एक मानक निर्धारित विरासत स्मारक बताया गया है। मुंबई के इस संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए 2022 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड प्रदान किया गया है। यह 100 वर्ष पुराना संग्रहालय भारत के प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास का दस्तावेजीकरण करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। इस वर्ष जूरी की ओर से 6 देशों अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड की 13 परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया है। भारत के तेलंगाना का डोमोकोंडा किला और मुंबई का भाई खला स्टेशन यूनेस्को के अवार्ड ऑफ मेरिट श्रेणी के विजेताओं में शामिल हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का स्थान पहले स्थान पर है, जबकि 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के बीच यूपी के मुरादाबाद का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, मतलब नंबर 1 पर रहा है। वहीं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ने 5 दिसंबर 2022 को वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सम्मेलन में लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को अवार्ड और 1.5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए 3 से 10 लाख वाले आबादी वाले में मुरादाबाद को दिया गया, वहीं जबकि 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हवा साफ करने के प्रयासों के लिए मध्य प्रदेश के देवास को पुरस्कार दिया गया है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के 3 शहरों ने शीर्ष 3 में स्थान बनाया। इनमें राजधानी लखनऊ ने जहां पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा और वाराणसी नगर निगम को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, सर्वेक्षण में देश भर के कुल 123 शहरों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे चलते हैं। इसमें देखिए 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मुरादाबाद पहले पे, फिरोजाबाद दूसरे पे और महाराष्ट्र का अमरावती जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। आगे देखते हैं 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश के देवास को पहला स्थान, हिमाचल प्रदेश का सुंदरनगर दूसरे स्थान पर और नालागढ़ जो है तीसरे स्थान पर रहा है। नेजल कोविड 19 वैक्सीन इनकोवैक ये INCOVACC लॉन्च किया है। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड 19 वैक्सीन लॉन्च की है। ठीक है, कब किया? 28 नवंबर 2022 को। इसका नाम है इनकोवैक, INCOVACC। तो इसको जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिली है। इनकोवैक जो है कोविड के लिए दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन माना जा रहा है जो नाक से लिया जाएगा, जिससे प्राइमरी 2 डोज शेड्यूल और हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज के लिए मंजूरी मिली है। आगे चलते हैं। कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण नीति आयोग ने 29 नवंबर 2022 को कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS नीति के ढांचे का शुभारंभ किया है। इससे संबंधित रिपोर्ट ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पक्षों से प्राप्त बहुमूल्य सूचना के आधार पर तैयार की गई है। CCUS नीति ढांचे का उद्देश्य भारत में कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण संबंधित अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने के लिए एक व्यवहारिक ढांचा विकसित करना तथा लागू करना है। चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है, जो प्रतिवर्ष 2.6 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल करने हेतु कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण अत्यंत आवश्यक है। ग्लासगो में जो COP26 का आयोजन हुआ था UNFCCC का, उसमें प्रदूषण संबंधित सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। भारत सरकार वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को आधा करने के लिए संकल्पित है। ऐसे में वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने में CCUS की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश
उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को। स्केल डेटा सेंटर योटा डेटा, जिसका नाम है योटा डेटा सेंटर के पहले टावर योटा D1 का लोकार्पण किया गया है। इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया है। इसमें इंटरनेट पियरिंग एक्सचेंज और वैश्विक क्लाउड ऑपरेटरों से सीधे फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो इसे वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। देखिए, इसको बनाया किसने है, तो इस डेटा सेंटर को हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। इसकी लागत जो आई है वो 5,000 करोड़ रुपए की लागत अभी आई है इसमें। आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अरुणाचल में भारत का पहला एक्वा पार्क बनाया गया है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री ने भारत का पहला फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की है। 31 अक्टूबर 2022 से को घोषणा की गई थी। फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन जीरो में स्थापित किया जाएगा। 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा की थी। फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क का हिस्सा होगा, जिसे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान ट्रेन फिश फार्म, जो उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित है, को एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जहां पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम बनेगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता, विपणन और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। भारत बना मैंग्रोव अलायंस का सदस्य। देखिए, मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन UNFCCC का जो COP27 हुआ है, इसके दौरान यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली को मजबूत करने के उद्देश्य से मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की है। तो देखिए, मैंग्रोवों को दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र करार देते हुए भारत भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हो गया है। इस गठबंधन के प्रारंभिक सदस्यों में भारत के अलावा यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन एवं श्रीलंका शामिल हैं। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है, जिसे शॉर्ट में मैग कहते हैं, यह एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। यह गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। यह वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा। मैंग्रोव दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक इकोसिस्टमों में से एक होते हैं। आगे बात करते हैं। भारत ने सौर ऊर्जा के द्वारा जीवाश्म ईंधन लागत में $4.2 बिलियन की बचत की है। भारत ने साल 2022 की पहली छमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन कारण 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत की है। जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कोयले के साथ ही भारत ने ईंधन लागत में $4.2 अरब की बचत की है। एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा 10 नवंबर 2022 को जारी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। ठीक है। एनर्जी थिंक टैंक अपने विश्लेषण के बाद यह भी बताता है कि सोलर ऊर्जा क्षमता से युक्त शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में 5 एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, 5 एशिया महाद्वीप में है। तो देखिए, ये जो एशिया महाद्वीप के जो 5 हैं कौन से हैं? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। आगे चलते हैं। मेघालय की मौमलुह गुफा पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित हुई है। पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित हुई है। यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के शोहरा में स्थित मौमलुह गुफा को पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इसकी जानकारी यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने 1 अक्टूबर 2022 को दी थी। यह जो सूची जारी की गई, कहाँ की गई है? पूरी सूची जो है IUGS की 60वीं वर्षगांठ समारोह, जिसका आयोजन 25 से 28 अक्टूबर 2022 को स्पेन के जुमैया में हुआ है, वहां पर इसकी घोषणा की गई।
यह जो मौमलुह गुफा है, ये देखिए 7.2 किलोमीटर की लंबाई के साथ मौमलुह गुफा भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है, जो मेघालय के चेरापूंजी के पश्चिम में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इस गुफा की खोज, स्थानीय रूप से इस गुफा को क्रैम क्रेम मौमलुहा कहा जाता है। इस गुफा की खोज 1844 में 1844 में एक ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट यूल ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए गुफा की एक अन्य प्रमुख विशेषता क्या है? गुफा के अंदर का कुंड, जो गुफा से गुजरने वाली 5 अलग अलग नदियों से बना है। चूंकि यह गुफा गीली सोहरा में स्थित है, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा मानसून पैटर्न चेरापूंजी के पास है। चूंकि इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा मानसून पैटर्न और सूखे की भविष्यवाणी करने में मदद के लिए स्टेलेग्माइट्स का अध्ययन कर रहे हैं जो वैज्ञानिक हैं। आगे बात करते हैं, हैदराबाद शहर को मिला वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। भारत के हैदराबाद शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद शहर को अवार्ड की कुल 6 श्रेणियों में से सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है। यह भारत का एकमात्र शहर है जिसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 समारोह दक्षिण कोरिया के जेजू में 14 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था। हैदराबाद को यह अवार्ड उसकी प्रकृति उन्मुख दृष्टिकोण के आधार पर दिया गया है। यह अवार्ड हैदराबाद शहर की हरियाली और उसके प्रति शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो ये 6 श्रेणियां हैं, इनमें आप देखें एक बार, तो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का जो अवार्ड है इस श्रेणी में ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद को दिया गया है। वहीं लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी जो श्रेणी में जो अवार्ड है वो रेवर डेसर बोगोटा बोगोटा डीसी कोलंबिया को। वहीं तीसरा लिविंग ग्रीन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये मैक्सिको सिटी का पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम मैक्सिको सिटी, अर्थात जो मैक्सिको सिटी में ये कार्यक्रम है उसको दिया गया है। और वहीं लिविंग ग्रीन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, इस श्रेणी में सिटी ऑफ फोर्टलोजा ट्रांसफॉर्मिंग ग्री डिग्रेडेड लैंड इनटू अर्बन माइक्रो पार्क्स, ये जो कार्यक्रम है ब्राज़ील के सिटी ऑफ फोर्टलोजा का, इसको दिया गया है। और वहीं लिविंग ग्रीन फॉर वाटर, ये दिया गया है कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो मॉन्ट्रियल बॉटनिकल गार्डन या स्पेस फॉर लाइफ है उसको। वहीं पर लिविंग ग्रीन फॉर सोशल कोहेजन, इस श्रेणी में जो दिया गया है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित ओएसिस स्कूल यार्ड प्रोजेक्ट को दिया गया है। आगे चलते हैं, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र आईबीडीसी के बारे में। तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 10 नवंबर 2022 को क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र आरसीबी फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा बैंक की स्थापना की है। भारतीय जैविक डेटा बैंक को भारतीय जैविक डेटा केंद्र आईबीडीसी के रूप में जाना जाता है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है, जहां डेटा न केवल पूरे भारत से एकत्रित किया जाएगा बल्कि पूरे भारत के शोधकर्ताओं को इस तक पहुंच की सुविधा होगी। भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न आईबीडीसी के सभी लाइफ साइंस डेटा को संग्रहित करना अनिवार्य है। डेटा सेंटर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के सहयोग से क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत करीब 85 करोड़ रुपए है। डिजिटल डेटा को ब्रह्म नामक 4 पेटाबाइट क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर पर संग्रहित किया जाएगा। 1 पेटाबाइट जो है ये 10 लाख गीगाबाइट के बराबर होता है, जीबी के बराबर। सरकार ने अनिवार्य किया है कि सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सभी शोधों के डेटा इस केंद्रीय भंडार में संग्रहित किए जाएंगे। आईबीडीसी के पास एनआईसी में एक बैकअप डेटा आपदा रिकवरी साइट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए बायोबैंक में अब 200 बिलियन बेस पेयर डेटा है, जिसमें 1000 जीनोम प्रोजेक्ट के तहत अनुक्रमित 200 मानव जीनोम शामिल है। परियोजना उन वर्गों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी जो कुछ बीमारियों के लिए पूर्व निर्धारित है। यह शोधकर्ताओं को जीनोटिक रोगों का अध्ययन करने में भी मदद करेगा। वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कट मैरन पोत का निर्माण होगा। देखिए, कोच्चिन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल
कटमैरन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 11 नवंबर 2022 को हस्ताक्षर किए हैं। कोच्चिन शिपयार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कटमैरन जहाज़ों और गुवाहाटी के लिए 2 ऐसे जहाज़ों के निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। देखिए, कोच्चिन शिपयार्ड के सूत्रों के अनुसार वातानुकूलित हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमैरन पोत में 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। कोच्चि में परीक्षण के बाद वाराणसी में इस शून्य उत्सर्जन ईंधन सेल यात्री कटमैरन पोत को तैनात किया जाएगा। यह एक प्रकार क्या है, एक पोत है ये। इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है वो कम होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक भारत की मेजबानी में पहली बार 28 से 29 अक्टूबर 2022 को विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मुंबई और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के समापन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। यह घोषणा पत्र एक बाध्यकारी नहीं, एक गैर बाध्यकारी दस्तावेज है जिसे आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग से मुकाबला करने के लिए अपनाया गया है। भारत सरकार जो है भारत आतंकवाद विरोधी पहलों के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड में 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा। काउंटर आतंकवाद समिति CTC, जिसकी वर्तमान में अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। इसका पहला सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिर कंबोज 2022 के लिए CTC की अध्यक्ष हैं। कौन है? रुचिर कंबोज हैं। आगे बात करते हैं वर्ष 2021 के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर रिपोर्ट जारी किया गया है। इसको जारी कौन किया है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया है प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक रिपोर्ट, जिसमें एक समान पैमाने पर इनका वर्गीकृत किया गया है। PGI संरचना के लिए 70 संकेतकों में 1000 अंक शामिल किए गए, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, परिमाण और परिणाम और शासन प्रबंधन। इन 2 श्रेणियों को 5 उप श्रेणियों में सीखने के परिणाम, पहुंच, अवसंरचना और सुविधाएं, समानता और शासन प्रक्रिया में विभाजित किया गया है। PGI 2020-21 रिपोर्ट ने राज्यों के शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें उच्चतम श्रेणी जो है स्तर 1 है, जो कुल 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें रखा जाता है। देखिए, इसमें किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इस श्रेणी में अपना स्थान नहीं प्राप्त किया है। निम्नतम श्रेणी स्तर जो है 10 है, जो 551 से कम अंक के लिए है। PGI का उद्देश्य क्या है? साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करना है। रिपोर्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो वर्ष 2020-21 में स्तर 2 जो स्कोर 2 वाला है, 901 से 950 हासिल करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। 2017-18 में कोई भी स्तर 2 में भी शामिल नहीं था, जबकि 2019-20 में 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखें तो उत्तर प्रदेश जो है स्तर 3 श्रेणी में शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(b) के तहत अक्टूबर 2022 में सिलेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित अभ्यारण्य कंडूबूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य करूर और डिंडीगुल जिलों में 11.806 हेक्टेयर में विस्तारित है। सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी है जो सामान्यतः पेड़ों पर रहते हैं, और सिलेंडर लोरिस को आयुषियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे इसमें देखते हैं एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में 3 भारतीय शहर शामिल हैं। देखिए, नवंबर 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर हैदराबाद और चेन्नई तथा तीसरा नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में 3 के रूप में उभरे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में डेटा सेंटर उद्योग उच्च विकास पथ पर है, जो आंशिक रूप से सरकारी नीतियों द्वारा संचालित है, जिसमें डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट की आसान पहुंच और अन्य प्रोत्साहन शामिल हैं। आगे चलते हैं
डेटा सेंटर क्या होता है? देखिए, एक डेटा सेंटर एक ऐसी सुविधा है जो नेटवर्क वाले कंप्यूटर, स्टोरेज सिस्टम और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से बना है, जिसका उपयोग संगठन बड़ी मात्रा में डेटा को एकत्र करने, प्रोसेस करने, स्टोर करने और प्रसारित करने के लिए करते हैं। एक व्यवसाय आमतौर पर डेटा सेंटर में निहित अनुप्रयोगों, सेवाओं और डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे यह रोजमर्रा के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाती है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई मतलब कर्नाटक से चेन्नई, ये तमिलनाडु जाएगी, चेन्नई मार्ग पर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 11 नवंबर 2022 को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग द्वारा संचालित है। दक्षिण भारत की यह पांचवी, मतलब पूरे भारत में देखें तो पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा वहां की जो है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेनों का एक उन्नत संस्करण माना जाता है। आगे बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के बारे में। तो 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के नाथ द्वारा में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। ठीक है, 369 फुट है। इस प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम है। प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में विराजित हैं। इस प्रतिमा को विश्व के शीर्ष 5 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में स्थान मिला है। प्रतिमा के अंदर सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति की बात करें तो 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया है। प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1000 वर्ष पहले लोक कल्याण की भावना से स्वामी रामानुजाचार्य इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। आगे बात करते हैं, आगे है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में नाद प्रभु कैपेगोंडा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। नाद प्रभु कैपेगोंडा की इस प्रतिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। यह प्रतिमा किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो बेंगलुरु के संस्थापक कौन थे? नाद प्रभु कैपेगोंडा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को आकार देने वाले कलाकार राम बी सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। आगे बात करते हैं, वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। कब की गई है? तो ये सेवा देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील के बीच प्रारंभ की गई है। कब? 13 जनवरी को। यहाँ डेट नहीं दिया गया है, 13 जनवरी को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर तक का सफर करीब 52 दिनों में तय किया जा सकेगा इसके माध्यम से। और इसका नाम क्या रखा गया? गंगा बिलास क्रूज रखा गया। ठीक है, गंगा बिलास क्रूज रखा गया है। यह जलयान राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य से भी होकर गुजरेगा, जिसमें सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। और गंगा बिलास जो है ये भारत में निर्मित पहला जलयान तथा यह दुनिया में जहाज द्वारा सबसे लंबी नदी यात्रा करेगी। आगे बात करते हैं, केरल पर्यटन को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है। केरल टूरिज्म ने लंदन में नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। यहाँ के पर्यटन मंत्री, मतलब जो केरला के पर्यटन मंत्री PM मोहम्मद रियाज हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया वहाँ जा करके। यह पुरस्कार केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा कार्यान्वित स्ट्रीट परियोजना, ध्यान रखिए स्ट्रीट परियोजना केरल की है, के लिए दिया गया है। जूरी ने कोट्टायम जिले के मरावंथुरुथु में कार्यान्वित जल मार्ग परियोजना के बारे में विशेष टिप्पणी की है। राज्य ने जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार स्ट्रीट परियोजना के तहत शुरू की गई जल संरक्षण पहल के लिए जो दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है या इनिशिएटिव है। देखिए, स्ट्रीट का जो पूरा रूप है यह है स्थायी मूर्त जिम्मेदार अनुभवात्मक जातीय पर्यटन। स्ट्रीट मुख्य केंद्रों पर गतिविधियों की एकाग्रता को कम करने और स्थानीय सामुदायिक लाभ को अधिकतम करने के लिए पर्यटन स्थलों पर थीम आधारित सड़क विकास दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। वाटर स्ट्रीट, जिसे कुमारकोम के पास कोट्टायम जिले में
मरावंथ पंचायत में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। विशेष रूप से जूरी द्वारा पुरस्कार के लिए स्टेट को चुनने के लिए उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। देखिए, मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने अक्टूबर 2022 को पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी कौन देगा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, जिसने अभी तक नहीं दिया है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की मेजबानी करेगा, जिसका 1/4 हिस्सा आने वाले समय में केन बेतवा नदियों को जोड़ने का जो जलमग्न के कारण जो यहाँ का हिस्सा वो जलमग्न हो जाएगा, तो उसके लिए इसको बनाया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को कवर करते हुए 2339 वर्ग किलोमीटर के नए बाघ अभ्यारण्य में फैला होगा। सागर जिले के नौरादेही और नरसिंहपुर के दुर्गावती अभ्यारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनेगा। देखिए, यह प्रस्ताव जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के उस आदेश के अनुरूप है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के प्रबंधन के लिए नए बाघ अभ्यारण्यों को अधिसूचित करने का आग्रह किया गया, जो केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना से प्रभावित होंगे। इससे पहले 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी थी, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व से आने वाले बाघों को अक्सर देखा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत में लागू की गई पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना में से एक है। केंद्रीय बजट 2022-23 में इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इससे लगभग 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि और 62 लाख से अधिक लोगों के लिए पीने के पानी और सिंचाई जरूरतों को पूरा करने की संभावना है। यह परियोजना विशेष रूप से सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए लाभकारी होगी और यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व में विभिन्न प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो मध्य भारत में गिद्धों की सबसे बड़ी आबादी का घर भी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।